उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। जैसा कि आपने 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं और मैं आज तीसरा मॉडल पेपर लेके आपके समक्ष आया हूँ। 2 मॉडल पेपर में अच्छे प्रश्नों का संकलन था, 50-50-100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं दोनों मॉडल पेपर में। आज हम 50 क्वेश्चन हमारे साथ फिर से तीसरे मॉडल के साथ आप सभी तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपके यूपी पैट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आप लोगों ने भटक लिया, क्योंकि अभी तक जितना भी वक्त था आपने इधर दिया उधर दिया, ये चैनल देखा वो चैनल देखा। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे केवल 1 घंटा दीजिए रोज़, और आपके 50 में से 45 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आप मुझे समय देंगे, रिजल्ट मैं आपको दूंगा। इसीलिए ध्यान से पढ़ते रहें और नोट करते चलें, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, ये निश्चित है, ये दावा है मेरा। नहीं तो बाद में मिल लेना, बाद में मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा पेपर होने के बाद कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कौन सा क्वेश्चन व्याख्या से पूछा गया है। इसलिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे केवल 1 घंटा चाहते हैं, रोज़ रात 8 बजे आप हमसे जुड़ना ना भूलें, और ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पर्याप्त समय पर मिलते रहें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका कश्मीर, बी ऑप्शन है गुर्जर, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है कामरूप। इनमें से आपको बताना है कि अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। साम्राज्याधीन का मतलब ये है कि कहाँ तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था और कहाँ पर साम्राज्य नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक से लेके गुर्जर तक, और गुर्जर से लेके कर्नाटक से गुर्जर से कश्मीर तक फैला हुआ था। कश्मीर का जो श्रीनगर है, श्रीनगर शहर की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। तो कश्मीर तक अशोक का शासन फैला हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ कामरूप की, तो कामरूप ये असम का पुराना नाम है। असम को पहले कामरूप कहते थे, और असम में अशोक का साम्राज्य नहीं फैला था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप सभी लोग देखते चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है। तो भागीरथी की सहायक नदी आपको बतानी है। ए ऑप्शन है आपका मंदाकिनी, बी ऑप्शन है विष्णुगंगा, सी ऑप्शन है भीलांगना, डी ऑप्शन है पिंडार नदी। नदियों के बारे में बता दूं कि ये जो विष्णुगंगा है, विष्णुगंगा और धौलीगंगा, वहीं पे एक धौलीगंगा भी है। धौलीगंगा जहाँ पे मिलती हैं, तो विष्णुगंगा धौलीगंगा के बाद इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा। और जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। प्रयाग। तो जहाँ पे विष्णुगंगा और धौलीगंगा आपस में मिलेंगी तो वहाँ हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद जहाँ धौलीगंगा विष्णुगंगा आपस में मिलती हैं, उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा, जो कि सबसे गहरी नदी हो जाती है और बड़ी नदी हो जाती है। इसलिए नदियों का नाम उसकी गहराई और उसके बहाव से पड़ता है। तो यहाँ अलकनंदा हो जाती है। अलकनंदा की अगली सहायक नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। फिर उसके बाद मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा से आके यहीं पे मिलती है। और इसकी बात करें अगर भागीरथी की सहायक नदी, तो भागीरथी की सहायक नदी है भीलांगना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भीलांगना नदी। याद रखिए आप सभी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसने भारत में शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के आपको बतानी है कि ए ऑप्शन है आपका हिंद यूनानी, बी ऑप्शन है शक, सी ऑप्शन है सातवाहन, डी ऑप्शन है कुषाण। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने शीशे के सिक्के चलाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। भारत में शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने चलाए। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन संस्थापक था सिमुक।
एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने ही किया था, ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि मार्च 2022 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टॉपिक में उत्तर प्रदेश जीके भी दिया हुआ है और UPSSC यूपी सरकार का ही एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये मान लो कि बड़ी संस्था है UPSSC, जिसके माध्यम से अब सारी भर्तियां जो हैं वो UPSSC के माध्यम से ही होती हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां संचालित होती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया करंट अफेयर से। तो आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? ए ऑप्शन है आपका 255, बी ऑप्शन है 263, सी है 330, डी ऑप्शन है 272। आंसर करना है आप सभी लोगों को। तब तक मैं बता देता हूँ जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, कौन सी विधानसभा थी? तो ये विधानसभा से भी क्वेश्चन आ सकता है कि, तो आपको वहाँ पे आंसर करना है कि 18वीं विधानसभा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18वीं विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए वो 7 चरणों में हुए, ये भी आपको याद रखना है कि कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में। और यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कौन रही? भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नंबर पे आप पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे दूसरे नंबर की विपक्ष में पार्टी कौन रही? तो ये रही है समाजवादी पार्टी SP, जिसे 111 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, ये भी आपको याद रखना है। और बीजेपी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें मिली 255 सीटें। ये अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सांग किसके दरबार में भारत आया था? ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है सिमुक, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। बताना है आपको। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जब इसकी उम्र थी 16 साल। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन 606 ईस्वी थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का, जो कि हरियाणा में पड़ता है आपका। तो वो वैन सांग जो चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपका ऑप्शन डी सही है। और एक बात और कि जो हर्षवर्धन के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट, इन्हें भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कि इनमें से कौन प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है? वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण पूछा है आपको। ए ऑप्शन है आपका विदर्भ, बी ऑप्शन है कोरोमंडल तट, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि इसमें वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण क्या है। वृष्टि छाया प्रदेश से तात्पर्य है कि जब मानसून आता है तो ये हो गया पर्वत, यहाँ से समुद्र से पवनें, समुद्र से पवनें क्या करेंगी? आर्द्रता ग्रहण करेंगी और वो ऐसे चलेंगी, इस दिशा में चलती हैं। तो जैसे ये पहाड़ से टकराती हैं पवनें, याद रखना है, तो ये हो गया पवन सम्मुख ढाल। पवन, सॉरी, ये हो गया पवन सम्मुख ढाल।
सम्मुख ढाल। तो जैसे ही पवनें ये पहाड़ से टकराएंगी तो ये भारी पवनें होती हैं, इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये वर्षा कराती हैं। यहाँ पे वर्षा पवन सम्मुख ढाल पे वर्षा होती है। और जैसे ही पवनें ये यहाँ पे वर्षा करा देती हैं तो पवनें हो जाती हैं हल्की, तो ये ऊपर से पहाड़ के ऊपर से निकलने लगती हैं। यहाँ से पवनें निकलेंगी तो जब बारिश इधर हो जाएगी तो ये जो ढाल बचा, ये यहाँ पे वर्षा नहीं होती क्योंकि पवनें जो हल्की हो गई तो वे ऊपर से निकल गई। तो इसे ही कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। तो जब मानसून आता है तो यहाँ पे पवन सम्मुख ढाल पे वर्षा हो जाती है, लेकिन मानसून आते समय जो पवनें जब हल्की हो जाती हैं तो ऊपर से निकल जाती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, तो इन्हें ही वृष्टि छाया प्रदेश कहा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश के उदाहरण कौन कौन है। तो इसमें विदर्भ, ये भी आपका वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। बी ऑप्शन है कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। जो पश्चिमी घाट है ये वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण नहीं है, क्योंकि भारत में जब पवनें आती हैं तो पश्चिमी घाट ये है तुम्हारा, पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, तो पवनें सीधी आके अरब सागर से यहाँ पे टकराती हैं। तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में। ये आपको याद रखना है। जो भी आता है 1 जून को आता है। ये भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में सबसे पहले मानसून भारत में कहाँ आता है, तो केरल में। और केरल में कब आता है? तो 1 जून को। और ये है आपका कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला इलाका, ये पूर्वी तट, ये आपका कोरोमंडल तट है, ये याद रखना। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। यहाँ पे आपका पड़ जाएगा विदर्भ, ये विदर्भ हो गया। तो पवनें तो सीधी यहाँ से टकरा रही हैं पर यहाँ नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पे ऊपर से सूखी पवनें निकल जाएंगी। यहाँ केवल वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण ये भी रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये अभी करंट अफेयर से लिया हुआ आपका क्वेश्चन है। जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ए ऑप्शन है आपका लोथल, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है रोपड़। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो लोथल एक बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि लोथल गुजरात में और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगन की अगर बात करें तो कालीबंगन ये राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, यहाँ से काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा। और ये राजस्थान में है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्थल गुजरात में है, कौन सा स्थल राजस्थान में है, या कौन सा स्थल पंजाब में है। रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में है, ये भी आपको याद रखना है। लोथल रोपड़ पंजाब में है। इसका सबसे बड़ा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राखीगढ़ी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का भी सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी में ही अभी खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय देखा गया, उसके साक्ष्य मिले कुछ। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा संस्कृति का राखीगढ़ी में ही बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि तारीख़ फिरोजशाही के लेखक हैं। ए ऑप्शन है आपका जियाउद्दीन बर्नी, बी ऑप्शन है हसन निज़ामी, सी ऑप्शन है मिनहस उस सिराज, डी ऑप्शन है इब्न बतूता। इसका आंसर करना है आप सभी को कि तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है। तो इसका मैं बता दूं कि इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख़ फिरोजशाही इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दर्रों से निश्चित ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले जो यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दर्रों से एक सही सुमेलित करने के लिए पेपर पूछा गया था।
वहाँ से दर्रा से निश्चित क्वेश्चन आएंगे आप में, इसलिए इसे ध्यान से देखें। ए ऑप्शन है आपका कराकोरम दर्रा, बी ऑप्शन है पीर पंजाल दर्रा, सी ऑप्शन है जोजिला दर्रा, डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। इसमें आपको बताना है कौन सा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, बताइएगा आप सभी। तब तक मैं बता दूंगा आपको कि जो ये कराकोरम और जोजिला दर्रा है, ये दोनों जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है 2019 से, पहले तो सभी दर्रे जितने भी थे वो जम्मू कश्मीर राज्य में ही पड़ते थे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है और कौन सा दर्रा लद्दाख में है। तो कराकोरम और जोजिला दर्रा ये दोनों लद्दाख में है, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इनका ऑप्शन करना है लद्दाख, कराकोरम जोजिला। बारालाचा दर्रा जो है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक और याद रखना है आपको, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है और अच्छे स्कोर से ही आपको अगले वैकेंसी की रास्ता खुलेगी। मैंने देखा है कि अभी लेखपाल का पेपर हुआ था तो उसमें 62.93 कट ऑफ गई थी। बहुत से लड़के ऐसे थे कि जो जिनके 62 भी थे, मेरे भी दोस्त थे कुछ, तो 62 थे, किसी के 61 थे, किसी के 60-59 थे। अगर आपके इसमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आप अगले भर्ती में भी नहीं डाल पाएंगे, तो पैट का करेंगे क्या। इसीलिए पैट में अच्छा स्कोर बहुत ज़रूरी है, इससे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे निश्चित तौर पर ही पूछा जाएगा, इसीलिए दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन आपसे आपकी कृषि और अनुसंधान परिषद के बारे में बता दूं मैं कि यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। इसका आंसर आपको करना है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कुछ नहीं पूछी जाती, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसकी अगर बात करें, इसने भारतीय मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो किया है 8 भागों में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर पूछे कि सबसे अधिक मात्रा पर कौन है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़, जो कि 43.6% क्षेत्रफल पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब था। ए ऑप्शन है आपका अलीवर्दी खान, बी ऑप्शन है सुजाउद्दीन, सी ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान, डी ऑप्शन है सिराजुद्दौला। बताना है आप सभी को कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। ये बंगाल का प्रथम नवाब था, इसने ही बंगाल की राजधानी ढाका से, मुर्शीद कुली ने, बंगाल की राजधानी पहले थी ढाका और इसने ढाका से स्थानांतरित करके कर दी थी मुर्शिदाबाद, जो कि इसी के द्वारा बसाया हुआ शहर था। मुर्शीद कुली खान ने अपने नाम पर ही एक शहर बसाया था मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। और एक चीज़ और यहाँ से मुर्शीद कुली खान से याद रखनी है कि इसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। इजारेदारी प्रथा मुर्शीद कुली खान ने ही प्रारंभ की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है हमारा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसे भी ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले आपके यूपी पैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही पूछा था कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है, तो ये संचालित है राजस्थान द्वारा। योजनाओं से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसमें राजस्थान के नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाता है चिरंजीवी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार पूछा गया था, इस बार रिपीट होने के चांस हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसान मोबाइल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, किस संस्थान ने लॉन्च किया। ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि किसानों को मौसम की जानकारी नहीं हो पाती थी सही से कि कब पानी बरसे। तब तक बहुत से किसान ऐसे होते थे जो अपने फसलों में पानी लगा देते थे और 2 दिन बाद बारिश हो गई तो इससे फसलों को नुकसान होता था। तो ये किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका IIM अहमदाबाद, बी ऑप्शन है IIT रुड़की, सी ऑप्शन है IIT बंगलुरु, डी ऑप्शन है IIT कानपुर। तो ये लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया है और इसे सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि किसान मोबाइल ऐप सबसे पहले किस राज्य में पूछा गया है, वो लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में। अगर ये पूछे किस संस्थान ने लॉन्च किया तो आपको बताना है IIT रुड़की ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका सुब्रमण्यम अय्यर, बी ऑप्शन है राजा राममोहन राय, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है BG तिलक। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि राजनीतिक सुधारों के लिए भारत में सबसे पहले आंदोलन किसने किया। तो ये किया था राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन के बारे में और जान लें। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है ब्रह्म समाज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की, ये भी याद रखना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि राजनीतिक सुधारों के लिए सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, दूसरा ये कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने। और अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने। इसका सन इंपॉर्टेंट है, इसका 1828 में की थी, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आप केवल इतना ही याद कर लें कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय ने। इतने से ही काम चल जाएगा। ध्यान से पढ़ते हुए चलें, अच्छे से रिवाइज करते चलें। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन, ये मान लो कि जैसे क्वेश्चन आए और क्वेश्चन पढ़ें, सीधा आंसर टिक करें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के बारे में बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी बताना है आप सभी को। तो इसके बारे में बता दूं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनके बारे में भी याद रखना है आपको। और आगे आपको याद रखना है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। खुदाई खिदमतगार ये संगठन खान अब्दुल गफ्फार ने बनाया था। ये संगठन के लोग जो थे वो लाल कुर्ती पहनते थे। लाल कुर्ती पहनते थे। इसीलिए इस संगठन का जो संगठन के लोग थे या फिर इस संगठन को कहते थे जो आंदोलन करते थे अपनी मांगों के खिलाफ कि हाँ हमारी मांगें पूरी करो, तो इस संगठन को कहते थे लाल कुर्ती आंदोलन। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन।
यहाँ से निश्चित क्वेश्चन बनता है, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इन्होंने किस आंदोलन को चलाया था, तो ये आंसर याद रखना है आपको कि लाल कुर्ती आंदोलन। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में ये होगा कि इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, तो आपको आंसर करना है कि खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ए ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बी ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, डी ऑप्शन है नमक सत्याग्रह। इसके बारे में आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। करो या मरो का नारा पिछले भी टेट यूपी पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहाँ पे ये सीधा ही पूछ लिया था कि महात्मा गांधी ने किसने करो या मरो का नारा किसने दिया था। यहाँ पे सीधा आपका क्वेश्चन था कि उस करो या मरो का नारा किसने दिया, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बार कि किस आंदोलन के तहत दिया गया था, तो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा भी और किस आंदोलन के तहत दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि ओबरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि ओबरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आंसर बताना है आपको। इसका आंसर मैं बताता हूं कि इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ओबरा कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जब कोयला क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में है झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ है कोरवा और ताता पानी। ये दो कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के याद रखने हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है तलचर। कोरवा और ताता पानी दो, ये छत्तीसगढ़ में है। और ओबरा आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि करंट अफेयर से लिया गया है। ये क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका दिगंबर कामत, बी ऑप्शन है प्रताप सिंह राणे, सी ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर और डी ऑप्शन है लक्ष्मीकांत पारसेकर। इसका आंसर बताना है आपको। तो जो आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि किम्बरले का पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है। किम्बरले का पठार आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका अफ्रीका महाद्वीप, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डी ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। इसमें आपको बताना है किम्बरले का पठार। इसके बारे में बताता हूँ कि जो किम्बरले का पठार है यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क बहुत ही बड़ी मात्रा में अयस्क की प्राप्ति होती है और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे सीधा देश पूछे, ये महाद्वीप ना पूछे, तो यहाँ पे देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले का पठार इंपॉर्टेंट है।
पिछली बार यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही होते हैं, इधर कोई इधर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई इधर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। संप्रभुता के बारे में बात की गई है। ए ऑप्शन है आपका सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन लोकसभा है, बी ऑप्शन है भारत की जनता और डी ऑप्शन है राज्यसभा। इसके बारे में आपको बताना है कि भारत की संप्रभुता किसके अंतर्गत संबंधित है। तो संप्रभुता भारत की संबंधित है भारत की जनता से, क्योंकि आपने प्रस्तावना देखी हुई, प्रस्तावना में सीधे प्रस्तावना शुरू ही होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना शुरू होती है। तो जब भारत के लोग ही भारत के संविधान में हैं तो यहाँ पे संप्रभुता किससे संबंधित हुई, भारत की जनता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ए ऑप्शन है आपका 50 डेसिबल, बी ऑप्शन है 60 डेसिबल, सी ऑप्शन है 55 डेसिबल, डी ऑप्शन है 45 डेसिबल। इसके बारे में आपको बताना है कि WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है। मतलब ये हुआ कि अगर इतने डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। अगर यहाँ मैं बात करूँ कि साधारण बातचीत की, तो साधारण बातचीत में हमारा डेसिबल स्तर होता है साधारण बातचीत में 30 से 40, 20 से 30 भी होता है। अगर जोर से बातचीत करेंगे तो 40 भी हो जाता है। तो यहाँ पे सही है, वो होगा 20 से 30 डेसिबल। ये आपको याद रखना है कि साधारण बातचीत की बात करें तो 20 से 30, अगर जोर से ज़्यादा तेज बातचीत करें तो 30 से 40 भी होगा। अगर WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण जो है वो 45 डेसिबल है। 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे कानों के लिए भी खतरा होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात उल्लिखित है। तो प्रस्तावना की बात करें या फिर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, नीति निर्देशक DPSP प्रस्तावना में और DPSP में दोनों जगह एक ही प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो वो प्रकार की बात की गई है 3 प्रकार के। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला न्याय है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। तो हमारी प्रस्तावना में और DPSP में यही तीनों न्याय की बात की गई है, DPSP में भी और हमारी प्रस्तावना में भी। याद रखना आपको, ये भी आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2022 में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन में 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। एक तो आपका करंट अफेयर का कंप्लीट हो गया और एक जिसमें मंत्रालय या उससे प्रभार कौन सा मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, उससे भी ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो ये कंबाइंड ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं जिससे 2 टॉपिक कवर हों। तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन है आपका स्मृति ईरानी, बी ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है हरदीप पुरी, डी ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। ये अमेठी से सांसद हैं, ये भी आपको याद रखना है। अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद हैं। इन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है।
इसका आंसर करेंगे हम। ए ऑप्शन है आपका आर्टिकल 22, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 20 का ए। इसके बारे में बता दूं कि जो ये आर्टिकल 20 और 21 हैं, ये जो आपात स्थिति में, आपात स्थिति में भी लागू रहते हैं और इनको प्रतिबंधित नहीं किया जाता। ये आपात स्थिति में रहते हैं। बाकी सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं आपके, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं आपातकालीन की स्थिति में। और ये 20-21 आर्टिकल आपके आपात स्थिति में भी लागू रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 22, जो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार देती है। जैसे कोई भी आपने क्राइम नहीं किया है, अगर आपके खिलाफ वारंट है, अगर पुलिस आपके घर पे आई है और आपको पूछना है कि किस जुर्म में हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये वही आर्टिकल है, आर्टिकल 22, गिरफ्तारी का कारण कि किस जुर्म में हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो जब तक आपको कोई जुर्म आपका नहीं है तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बताना है। ए ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है कुलेर, डी ऑप्शन है गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब यहाँ पे कि किस जिले की सीमा किसी देश से मिलती है। देश की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं, 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, और अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है भारत। सबसे छोटी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार UPSSC एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो इसके भी पूछने के चांस पूरे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो वो है किन्नौर जिला। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किन्नौर जिला। और ये चीन के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश का जिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नववर्ष त्यौहार पुथांडू नाम से जाना जाता है। तो पुथांडू नववर्ष आपको बताना है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु का नववर्ष पुथांडु नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना नया राज्य बना है, तो इन दोनों का नववर्ष सेम होगा। तो इनके नववर्ष को कहते हैं उगादी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नववर्ष को कहते हैं उगादी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा को कहते हैं पोप संक्रांति। पोप संक्रांति, संक्रांति ये हो गया आपका उड़ीसा का। केरल की बात करें तो केरल का है बुसु या बिसु बोलते हैं इसको, बिसु या बुसु कुछ भी लिख के आ सकता है, इसलिए आप याद रखें। बिसु केरल की भाषा क्या है, मलयालम। तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मलयालम से कि कौन सा मलयालम नववर्ष है। अगर वहाँ पे ये पूछा कि कौन सा मलयालम नववर्ष है, तो भी आपको आंसर करना है वुसु। और यहाँ पे पुथांडु की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। उगादी आपका हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का। उड़ीसा का हो जाएगा पोप संक्रांति, हो गया उगादी। तमिलनाडु का हो गया पुथांडु, केरल का हो गया वुसु या बिसु, इसे मलयालम नववर्ष भी कहते हैं, और उड़ीसा का हो गया आपका पोप संक्रांति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक
भारत की कृषि निर्यात को वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना है। ये आपको क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर करिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक गिलास, आप लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका आंसर कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर तक बढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 बिलियन डॉलर से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की कृषि निर्यात जो है, जो भारत में उपज होती है उसे दूसरे देशों में ले जाकर बेचा जाता है, उसे 60 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक तक बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू हुआ, तो ये किस तारीख को लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1 जून 2017, बी ऑप्शन है 1 अगस्त 2017, सी ऑप्शन है 17 जुलाई 2017, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी परिषद की अगर बात करें तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। और जब ये जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष यहाँ पे लिख लो, परिषद का अध्यक्ष, जब ये जीएसटी लागू हुआ था तब इस परिषद के अध्यक्ष थे अरुण जेटली जी। अब इस समय इसकी अध्यक्ष है निर्मला सीतारमन, इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। इसका आंसर करना है आपको। ए ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है यूको बैंक, डी ऑप्शन है फेडरल बैंक। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, इसका हो जाएगा फेडरल बैंक। ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। बाकी ये तीनों इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर ये कोच्चि में है, कोच्चि जो कि केरल का एक शहर है, कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है फेडरल बैंक का, याद रखना। और ये जो फेडरल बैंक है ये निजी क्षेत्र का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है फेडरल बैंक, इसके बारे में इतना याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा शोर है, शोर काफ़ी होता है, इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब तक कि भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई। ए ऑप्शन है आपका 1964, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन 1966, डी ऑप्शन है आपका 1971। तो इसका सही आंसर होगा 1970। भारत में जो ऑपरेशन फ्लड है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। इसकी जो शुरुआत हुई तो ये हुई 1970 में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि, और इसके एक बात और, ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। पिछली बार आपके पेट एग्जाम पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत या नामित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 2। तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और पहले लोकसभा में 2 करता था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब लोकसभा की पहले सीटें थी 552
552 जो अब हटा के 550 हो गई हैं। और जो 500 ये 2 सीटें घटाई हैं वो यही 2 एंग्लो इंडियन की हैं जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब लोकसभा में तो नहीं करेगा पर राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। इसका आंसर करना है आपको कि ये अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत का डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करके चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। एयर इंडिया की बात करें तो ये पहले इसकी बात करें तो इसके आंसर की पहले बात करें तो इसके आंसर हो जाएगा टाटा समूह ने। रतन टाटा जी ने पहले एयर इंडिया इन्हीं की थी और फिर बाद में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया था। मतलब भारत सरकार का ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम हो गया था, उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र का। लेकिन हमारे मोदी जी के विनिवेश नीति के तहत अब फिर से 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा समूह ने फिर से इसे खरीद लिया है। अब इसका संचालन जो होगा वो टाटा समूह करेगा। ये रहेगा तो भारत में ही, लेकिन संचालन और इसका जितना भी इससे कमाई होगी वो टाटा समूह को जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु शक्ति स्टेशन 1969 में तारापुर में किसके सहयोग से स्थापित किया गया। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा कि भारत का प्रथम परमाणु शक्ति स्टेशन कब स्थापित हुआ, तो 1969। कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में। तारापुर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेगा कि किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ये हुआ है अमेरिका के सहयोग से। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति स्टेशन 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन निश्चित बनेंगे। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिल सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। WTO का सदस्य के बारे में बता दें तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में हुई स्थापना, और 1995 में ही भारत इसका सदस्य बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 में पंचायती राज दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई। तो इसकी ए ऑप्शन है आपका 29वीं, बी ऑप्शन है 25वीं, सी ऑप्शन है 30वीं, डी ऑप्शन है 27वीं। इसका आंसर करना है आपको कि पंचायती राज दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई है। पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन है कि 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को ये याद रखना है। तो इस वर्ष पंचायती राज दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 29वीं। ये याद रखना है आपको कि पंचायती राज दिवस लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को।
किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पिछली बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ था, तो वहाँ पे हुआ था ये 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है आपके देश की राजधानी और मुद्रा से, जो कि आपके टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा आपको बतानी है, ये हो जाएगा जर्मनी की मुद्रा यूरो। यूरो जर्मनी की मुद्रा है, इसे याद रखिएगा। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के जो चांसलर हैं, चांसलर हो जाएंगे ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज, क्योंकि जर्मनी में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की चलती है तो वो चलती है ओलाफ सोल्ज की। इससे पहले जो थी वो थी एंजेला मर्केल, ये पहले थी ओलाफ सोल्ज से पहले। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब बन गए ओलाफ सोल्ज। और जर्मनी की अगर मुद्रा की बात करें तो ये हो जाएगी यूरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेरूत निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बेरूत राजधानी आपको बतानी है किस देश की है। और आगे मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, बी ऑप्शन है जॉर्जिया, सी ऑप्शन है नाइजर, डी ऑप्शन है लेबनान। तो बेरूत तो हो जाएगी आपकी लेबनान की राजधानी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगर मैं बात करूँ पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी लिस्बन, ये भी याद रखिए आप, लिस्बन। यहाँ से एक एक क्वेश्चन से लेकर, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, मैं चारों ऑप्शन समझा के आपकी जितनी भी देश की राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि एक तो मैं सीधा क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसके 4 ऑप्शन भी ऐसे लाऊंगा जिससे चारों ऑप्शन की व्याख्या करके उन 4 की और पता लग जाए, जैसे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में होगा। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी राजधानी अभी तक पूछी जाती हैं और जिसकी मुद्रा पूछी जाती हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से पढ़ें और इसे रिवाइज भी करें और हमसे जुड़े रहें। आप केवल 14 तारीख तक ही जुड़े रहें, 14 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको पैट में नतीजा पता लग जाएगा, उसके बाद आप अपने आप जुड़ेंगे अगली तैयारी के लिए। इसकी अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की राजधानी होगी तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी होगी तिब्लिसी हो जाएगी जॉर्जिया की राजधानी। आगे बात करें नाइजर की, तो इसकी हो जाएगी नियामी। ये भी इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाल की लिस्बन, जॉर्जिया की तिब्लिसी, नाइजर की नियामी और बेरूत बात करें तो ये हो जाएगी लेबनान की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जो कि करंट अफेयर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। सभी को पता है, बहुत दुख की बात है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। तो इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन्हें कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन है आपका 1969, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन है 1991 में। तो आपको बताना है कि इन्हें कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तब तक मैं बता दूं आपको, जो 1999 की डेट है, यहाँ पर इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था। और 2001 की बात करें, 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता जी को। अगर यहाँ पे पद्म भूषण की बात करें तो ये इन्हें दिया गया था 1969 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें तीनों ही सम्मान मिल चुके हैं। पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है और भारत रत्न भी मिल चुका है।
पद्म भूषण की बात करें तो 1969 में, पद्म विभूषण की बात करें तो 1999 में, भूषण की बात करें तो 1969 में, और अगर भारत रत्न आपसे पूछे तो 2001 में लता जी को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नींबू में एसिड पाया जाता है। बताना है आप सभी को कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में यहाँ पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये आपका सामान्य विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें अगर आपको, तो ये दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें तो ये सेब में पाया जाता है, सेब में। टार्टरिक एसिड की बात करें इसमें तो ये इमली में पाया जाता है। ये भी चारों आपको याद रखनी है। लैक्टिक एसिड दूध में, मैलिक एसिड सेब में, और टार्टरिक एसिड इमली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक है, इसके लेखक बताना है आपको। इम्पोर्टेंट पुस्तक है काफ़ी, यहाँ से पुस्तकों से और लेखक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको करना है। ए ऑप्शन है आपका अमिताभ घोष, बी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, सी ऑप्शन है जयंत घोषाल, डी ऑप्शन है शशि थरूर। इसका आंसर करना है आपको। तब तक मैं बता दूं कि अमिताभ घोष की बात करें तो इनकी पुस्तक है लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की पुस्तक है। और इसका आंसर अगर है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड की। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है। अगर जयंत घोषाल की बात करें तो इनकी पुस्तक हो जाएगी ममता बियॉन्ड 2021। ये आपकी जयंत घोषाल की पुस्तक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखें इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऊष्मा प्रतिरोधी पूछा गया आपसे, तो इसके ऑप्शन है दुर्नम्य कांच, बी ऑप्शन है वॉटल कांच, सी ऑप्शन है पायरेक्स कांच, डी ऑप्शन है चकमक कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पायरेक्स कांच, जो ऊष्मा प्रतिरोधी है। ये आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन और श्वसन की बात की गई है। तो ए ऑप्शन है आपका मेरुरज्जु, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है मेरु तंत्रिका, डी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। कभी कभी आपको मेडुला भी खाली दिया होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने मेडुला दिया। इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं यही होती हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय की धड़कन हम नहीं रोक सकते, श्वसन को हम नहीं रोक सकते, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत पूछा गया है। ए ऑप्शन है हरी फूल गोभी, बी ऑप्शन है अंडा, सी ऑप्शन है चीनी, यहाँ पे चीनी होगा, सॉरी से बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चीनी होगा, डी ऑप्शन है दलिया। आपको बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अगर यहाँ दलिया की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है दलिया की अगर बात करें तो। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा हरी फूल गोभी।
विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि सब्जी काट कर धुलने से अगर ज़्यादा धुल दो तो ये नष्ट हो जाता है और ये यूरिन के साथ भी बह जाता है। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है इसकी, इसीलिए नियमित ज़रूरत पड़ती रहती है। विटामिन सी हम डेली रूटीन में ऐसी सब्जियां खाएं या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है हरी फूल गोभी, और खट्टे फल इसके लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं, जैसे आम है, मौसमी है, संतरा है, नींबू है। ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे सब याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 नंबर है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका मस्तिष्क, बी ऑप्शन है आँख, सी ऑप्शन है गुर्दे से, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अल्जाइमर रोग बताना है तो इसका संबंध है मस्तिष्क से। अल्जाइमर रोग हमारे मस्तिष्क में होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टील को जंगरोधी से मतलब यह है कि स्टील को जैसे पानी आने में कहीं खुला छोड़ देने से उस पर जंग नहीं लगती। तो ऐसी कौन सी धातु है जो स्टील में मिलाई जाती है जिससे स्टील में जंग नहीं लगती, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है क्रोमियम, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है कार्बन। तो ये धातु आपको बतानी है, तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु मिलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका 20 मार्च, बी ऑप्शन है 24 मार्च, सी ऑप्शन है 21 अप्रैल, डी ऑप्शन है 12 मार्च। सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48। तो ये आपसे पूछा गया है कि चाला लाकू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये आपको बताना है कि चाला लाकू किस राज्य का त्यौहार है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार, अरुणाचल प्रदेश का। आगे बात करूं मैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल। पोंगल जो कि 4 दिवसीय है, 4 दिवसीय पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। केरल की बात करूं तो केरल का है ओणम। ओणम ओणम। असम की बात करूं तो असम का है बिहू। बिहू असम में मनाया जाता है। इसकी बात करूं चाला लाकू की, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी करंट अफेयर से लिया गया है कि जुलाई 2022 के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि वर्ष में 2 बार रिलीज होती है। पहली होगी जनवरी माह में, जनवरी माह में, दूसरी होती है जुलाई माह में, जुलाई माह में। तो ये आपसे पूछा गया है जुलाई के अनुसार। अगर यहाँ पे आप जनवरी के हिसाब से पूछे तो इसमें भारत की रैंक थी 83। अगर जनवरी की बात करें तो यहाँ जनवरी में भारत की रैंक हो गई है 87, जो भारत की रैंक काफ़ी गिरावट हुई है 4 अंक की। तो जुलाई में 87 हो गई है। इसमें अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है जापान। जापान, ये भी याद रखना है आपको, प्रथम स्थान पर जापान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका अजितनाथ, बी ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन है ऋषभदेव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऋषभदेव की बात करें तो ये थे प्रथम तीर्थंकर, फर्स्ट, ये ऋषभदेव थे। अजितनाथ की बात करें तो ये थे सेकंड। ऋषभदेव के बाद जो हुए वो हुए अजितनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये थे 23वें तीर्थंकर, 23rd। अगर जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और 21वें तीर्थंकर थे तो वो थे आपके अरिष्टनेमी।
अरेस्ट नेमी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये बताना ना भूलें, और आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन। इसी के साथ चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।